और ईरान से आने और जाने वाले जहाजों को रोक दिया। ईरान को आर्थिक नुकसान होने का दावा जरूर किया गया, लेकिन ईरान भी बार बार ये दावे कह करके अमेरिका की इस बात को झुठला देता है कि उसे पहले से ज्यादा फायदा हो रहा है। अब ईरान को कमजोर रखना अमेरिका की सबसे बड़ी गलती। ट्रंप ने ईरान को कमजोर समझ करके गलती की। ईरान की ताकत का सही आकलन अमेरिका नहीं कर पाया। हालांकि सीआईए और मोसाद की तरफ से जरूर कहा गया था कि मुफीद वक्त नहीं है, हमले का मत करिए, लेकिन अमेरिका सोच रहा था कि ईरान जल्दी इस जंग में अपना बोरिया बिस्तर समेट लेगा, और ऐसा हुआ नहीं। ईरान के सस्ते और घातक ड्रोन ट्रंप के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गए। ईरान के सस्ते ड्रोन से अमेरिका की महंगी महंगी मिसाइलें बर्बाद हो गई, और ईरान ने ड्रोन से अमेरिकी बेस पर घातक हमले कर दिए। अमेरिकी सुरक्षा घेरा ईरानी ड्रोन रोकने में नाकामयाब रहे। अब ट्रंप की प्लानिंग में भी कमी रही है, क्योंकि अपना मकसद हासिल करना, जो उनका मेन उद्देश्य था, उसमें कहीं पर भी पूरे होते हुए नजर नहीं आ रहे, सफल होते हुए नजर नहीं आ रहे। एपिक फ्यूरी नाकाम है। अमेरिकी प्रशासन के अंदर इसको लेकर के विरोधाभास है। सही स्ट्रेटजी ना होने से ऑपरेशन मकसद भटका है, ये तक कहा गया है। अब अमेरिका को नुकसान भी हुआ है। ऑपरेशन के दौरान अमेरिका को आर्थिक रूप से नुकसान हुआ, और अमेरिका के मिसाइल भंडार आधे के आधे खाली रह गए। अमेरिका को जंग के दौरान भारी नुकसान उठाना पड़ा। अब आपको बताती हूँ कि जंग से पहले अमेरिका के मिडिल ईस्ट में कौन कौन से देशों में सैन्य बेस होते थे, क्योंकि जंग में ईरान ने इन सैन्य बेसों को काफी नुकसान पहुंचाया, और कई देशों ने तो अमेरिका को उसके सैन्य बेसों के इस्तेमाल से ही रोक दिया है। सबसे पहले आपको बताती हूँ कि कहां पर अमेरिका के एयरबेस थे। तुर्की में इंसरलिक एयरबेस अमेरिका का ये सामरिक एयरबेस है, जहां पर परमाणु हथियार मौजूद है। अब इसके बाद आता है कुवैत का अरीफ जान बेस। 13,000 से अधिक अमेरिकी सैनिक यहाँ पर मौजूद है। मिलिट्री ऑपरेशन के लिए ये कमांड हब है। दूसरी तरफ आता है इराक। इराक में है अल असद एयरबेस। अभी 2 दिन पहले यहाँ पर हमला किया गया। सबसे बड़ा अमेरिकी बेस एरबिल एयरबेस, कुर्दिस्तान, नॉर्थ इराक। लेकिन अब हो क्या रहा है, ये तमाम जितने भी मिडिल ईस्ट में बेस थे उन्हें तबाह कर दिया गया है ईरान की तरफ से। अब जॉर्डन में कौन सा है, मुवफ्फक साल्ती एयरबेस है। F-15E स्ट्राइक ईगल विमान यहाँ पर तैनात रहते हैं। ड्रोन हमलों और खुफिया अभियानों का ये अहम केंद्र है। सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस, ये सऊदी अरब में है। यूएस एयरफोर्स की भी मजबूत मौजूदगी है यहाँ पर, और ईरान पर नजर रखने के लिए ये सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। दूसरी तरफ आता है अल दफरा एयरबेस, यूएई का है ये, और F-22 रैप्टर और MQ-9 रीपर ड्रोन यहाँ पर तैनात रहते हैं। यूएई पर तो सबसे ज्यादा हमले किए गए हैं। इस पूरे युद्ध के दौरान 2800 हमले किए गए हैं। एयरफोर्स के रडार का ये अहम केंद्र है, और मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी यहाँ पर हमेशा तैनात रहते हैं। लेकिन उससे कुछ हुआ नहीं। 2800 हमले जो किए गए हैं उसमें अमेरिका को अच्छा खासा नुकसान उसके सैन्य एयरबेस पर हुआ है। ओमान की बात करते हैं। मस्कट के पास सीब है। मसीरा द्वीप एक द्वीप एयरबेस है, और इसके अलावा थुमराट दक्षिण ओमान में है। ये 3 बेस यहाँ पर उसने बना रखे हैं ओमान में। यहाँ भी इन्हें नुकसान उठाना पड़ा है। ये मिडिल ईस्ट में तमाम जगह पर अमेरिका के एयरबेस हैं, लेकिन इससे बहुत ज्यादा फायदा इस जंग में उसे हुआ नहीं, बल्कि इस जंग में उसे बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है। उसने सोचा था कि उसके जितने भी एयरबेस हैं वो इस जंग में उसे मदद करेंगे, लेकिन हुआ है उल्टा। जितने भी एयरबेस है उसे ईरान ने पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। वही खबर यह है कि यूएस ईरान समझौते से जुड़ी हुई समझौते पर राष्ट्रपति ट्रंप का बयान सामने आया है। अब राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से क्या कहा गया वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अमेरिका और ईरान का ये जो समझौता है वो कतर की राजधानी दोहा में चल रहा है, और इसी पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बयान जारी किया गया है। बयान में उन्होंने कहा है कि सीज फायर और हॉर्मुज पर समझौता जल्द हो जाएगा। ये डोनाल्ड ट्रंप के शब्द है। उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते तक समझौता होने की उम्मीदें हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप हालांकि ये उम्मीद जता जरूर रहे हैं, लेकिन वो कब मुकर जाएंगे उन्हें खुद भी नहीं पता। डोनाल्ड ट्रंप ये बातें कई बार कह चुके हैं कि बस दोनों ही देशों में बातचीत बनने वाली है, लेकिन अमेरिका की शर्तों पर, जिससे ईरान मानने से इनकार कर देता है। वहीं हिजबुल्लाह के बारे में जान लीजिए कि सीज फायर के बावजूद हिजबुल्लाह पर हमले चल रहे हैं। इजरायली सेना का हमलों को नाकाम करने का दावा है। लेबनान की ओर से कई सारे अटैक किए गए, ये इजरायली सेना की तरफ से बताया गया। लेबनान से प्रोजेक्टाइल को इंटरसेप्ट करने का दावा भी किया गया है। हालांकि इसमें इजराइल की भी उतनी गलती नजर नहीं आती जितनी हिजबुल्लाह की। हिजबुल्लाह की तरफ से टारगेटेड हमले किए जाते हैं उत्तरी इजराइल में, और जब उत्तरी इजराइल में हमले होते हैं तो इजरायली डिफेंस फोर्स बदला लेने के लिए दक्षिणी लेबनान को तबाह करते जा रही है। समझौता हुआ है इजरायली सरकार और लेबनानी सरकार के बीच में। इजराइल ने यह कहा था, लेबनान की तरफ से भी यह स्वीकार किया गया था कि वो हिजबुल्लाह को रोकने का प्रयास करेगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो विदेशी मदद भी ले जाएगी। लेकिन इन सब के बीच में हिजबुल्लाह लगातार हमले करते रहा। हिजबुल्लाह की तरफ से बयान जारी कर दिए गए कि हमले हम इजराइल पर रोकेंगे नहीं, जब तक है जान तब तक हम लड़ते रहेंगे।
और उसकी वजह से बार बार इस सीज फायर का उल्लंघन होता है। अमेरिका जरूर कह रहा है इजराइल से कि लेबनान पर हमले करना बंद करो, लेकिन वो कह रहा है कि हम लेबनान पर हमले करना बंद कैसे कर दे जब हिजबुल्ला हमारे यहाँ पर बार बार टारगेटेड अटैक कर रहा है। तो दोनों देशों के बीच में स्थिति इतनी विकट बन गई है, ना पीछे इजरायली डिफेंस फोर्स हट सकती है और इस सीज फायर के साथ साथ वो आगे बढ़ सकती है। हाँ, आगे बढ़ी हुई है। अब दूसरी तरफ ये कह दिया गया है ईरान की तरफ से कि लेबनान पर हमले रोक दो वरना हम बातचीत रोक देंगे। इस सब स्थिति को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में बातचीत के दौरान अच्छी खासी बहस हो गई है। ईरान की असली ताकत उसकी मिसाइल है, ड्रोन है, प्रॉक्सी संगठन है, और ये वो संगठन है जो ईरान के इशारे पर दुनिया के किसी भी हिस्से में जंग का आगाज कर सकते हैं। ये संगठन ईरान से हथियार और आर्थिक सहयोग पाते हैं। ईरान के IRGC के एक खास विंग भी इन्हें माना जाता है, यानी कुछ फोर्स विदेशों में मौजूद ईरान के प्रॉक्सी संगठनों को ट्रेनिंग और हथियार मुहैया करवाती है। प्रॉक्सी संगठनों ने जंग के दौरान अमेरिका और इजराइल का सिरदर्द बढ़ाया और अब वो दुनिया में एक और खतरा पैदा करने की कोशिश भी कर सकते हैं। कौन सी वो कोशिश है, कौन सा वो खतरा है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। हॉर्मुज में ईरान ने शिकंजा कसा तो दुनिया के कई देशों के एनर्जी सप्लाई थम गई। लॉकडाउन जैसे हालात पैदा हो गए। एनर्जी इमरजेंसी तक लागू कर दी गई। पेट्रोल पंप पर तेल खत्म हो गया। ये हालात तब हुए जबकि दुनिया को करीब 20% एनर्जी सप्लाई करने वाले हॉर्मुज में हलचल हुई। और अब ईरान एक और कदम बढ़ाने जा रहा है। जंग के दौरान ईरान अरब का किंग बनकर उभरा। उसने लेबनान में सीज फायर के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। हालांकि उसे कामयाबी पूरी तरह नहीं मिली। और आज भी इजरायली सेना के हिजबुल्ला पर हमले जारी हैं। और अब ईरान का एक और प्रॉक्सी संगठन हूती भी उसके समर्थन में उतरने जा रहा है। माना जा रहा है कि ईरान के इशारे पर बाब अल मंडेब स्ट्रेट में अड़ंगा लगाया जा सकता है। इसका असर पूरी दुनिया पर देखने को मिल सकता है। साथ ही मिडिल ईस्ट का संकट भी गहरा सकता है। वैश्विक व्यापार और तेल की सप्लाई में खलल पड़ सकता है। ईरानी मीडिया में दावा किया जा रहा है कि ईरान हॉर्मुज के बाद अब बाब अल मंडेब को भी बंद कर सकता है। ये फैसला अमेरिका से बातचीत बंद करने के बाद लिया गया। यानी ईरान के इशारे पर उसके प्रॉक्सी हूती इस रास्ते पर रोक लगा सकते हैं। बाब अल मंडेब स्ट्रेट एशिया, मध्य पूर्व और यूरोप को जोड़ने वाला एंट्री पॉइंट है। बाब अल मंडेब स्ट्रेट अरब प्रायद्वीप पर यमन और अफ्रीका के हॉर्न के बीच मौजूद है। इसके एक तरफ जिबूती और इरिट्रिया है। इसके जरिए ही अदन की खाड़ी, अरब सागर और लाल सागर आपस में जुड़ते हैं और लाल सागर में आगे जाकर ये रास्ता सुएज नहर तक जाता है, जो भूमध्य सागर के जरिए यूरोप तक जाता है। हॉर्मुज की तरह बाब अल मंडेब पर ईरान सीधा नियंत्रण नहीं कर सकता। ईरान यमन के हूती के जरिए या अपना असर बढ़ाना चाहता है। हूती आतंकियों ने पिछले बार भी युद्ध के दौरान कई जहाजों को निशाना बनाया था। लाल सागर बाब अल मंडेब कॉरिडोर से हर साल वैश्विक व्यापार का लगभग 12% हिस्सा होकर गुजरता है। इसमें एशिया और यूरोप के बीच चलने वाले तेल, LNG कंटेनर, कार्गो और जरूरी सामान शामिल है। यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले बाब अल मंडेब को एक अहम एनर्जी चोक पॉइंट बताया था। सुएज नहर से गुजरने वाले तेल और गैस शिपमेंट को अल मंडेब से भी पार होना पड़ता है।
पश्चिमी मीडिया के हवाले से दावा किया गया कि सऊदी अरब ने भी लाल सागर से अपना निर्यात बढ़ाया है। यहीं से कच्चे तेल के निर्यात में तेजी से इजाफा हुआ है, इसलिए हॉर्मुज पर अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में हॉर्मुज पहला प्रेशर पॉइंट था, तो बाब अल मंडेब ईरान को दूसरा बनाने की कोशिश कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो आपने देखा कि किस तरीके से ईरान ने हॉर्मुज बंद करके दुनिया को टेंशन दी और अब हूती भी बाब अल मंडेब को बंद कर सकते हैं। अब आपको बताती हूँ कि बाब अल मंडेब स्ट्रेट आखिरकार क्या है और इसकी वजह से दुनिया भर को कितना ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो इसकी अहमियत क्या है? ये लाल सागर को अरब सागर से जोड़ता है। ये देखिए, ये बाब अल मंडेब है। ये इसी तरीके से जैसे हॉर्मुज स्ट्रेट आप देखते हैं, ये बाब अल मंडेब भी, ये बाब अल मंडेब स्ट्रेट भी उसी तरीके से दुनिया भर के लिए महत्वपूर्ण है। लाल सागर के दक्षिणी छोर पर यमन और जिबूती के बीच में ये मौजूद है। इसकी अहमियत इसीलिए बढ़ जाती है क्योंकि 20 मील ये चौड़ा और लगभग 70 मील लंबा रास्ता है। यहाँ से भी एशिया से लेकर के यूरोप तक हर जगह सप्लाई का काम होता है गैस और तेल की। यूरोप, मिडिल ईस्ट और एशिया के बीच में शिपिंग के लिए बेहद अहम रूट है ये। रोजाना सैकड़ों टन कार्गो शिप यहां से गुजरते हैं बाब अल मंडेब से। हालांकि बाब अल मंडेब पर ईरान सीधे तौर पर शिकंजा नहीं कर सकता, इसलिए वो यमन के माध्यम से, हूतियों के माध्यम से यहाँ पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रहा है। बंद होने पर जहाजों को अफ्रीका के दक्षिण से जाना होगा, एक लंबा रूट तय करना होगा, जिसकी वजह से वक्त भी बढ़ जाएगा और उसके साथ साथ कीमत भी प्रभावित होगी ट्रांसपोर्टेशन की। तो ये मुश्किल है और अगर इसे बंद कर दिया जाता तो दुनिया भर का व्यापार यहाँ से 12% होता है, वो भी 20% जब हॉर्मुज स्ट्रेट से होता है तब दुनिया भर में हाहाकार मचा हुआ है। 12% अगर और रोक दिया गया तो दुनिया भर में एनर्जी को लेकर के ऐसी विकट स्थिति खड़ी होगी जिससे सुलझा पाना मुश्किल हो जाएगा। तेल, LNG के लिए, कारोबार के लिए बाब अल मंडेब स्ट्रेट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। साउथ अफ्रीका से अगर घुमा करके इस रूट को डाइवर्ट करके लाया जाता है तो आप ये समझिएगा कि जितना वक्त और जितनी कॉस्ट आती है उससे दुगना वक्त और उसकी दुगनी कॉस्ट भरनी पड़ जाएगी और दुनिया भर में एक और संकट। अब आपको बताती हूँ कि वैश्विक व्यापार के रास्तों के बारे में, जिसमें पहला रास्ता जिब्राल्टर स्ट्रेट है। सुएज कैनाल और बाब अल मंडेब से होता हुआ ये जाता है और इससे यूरोप और एशिया के बीच में व्यापार का रास्ता छोटा हो जाता है। तो पहले रूट के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, जिब्राल्टर स्ट्रेट। लगभग 7000 से 8900 किलोमीटर की दूरी इसकी वजह से कम हो जाती है। ये जिब्राल्टर स्ट्रेट का पूरा रास्ता है। हॉर्मुज स्ट्रेट से ये फारस की खाड़ी से बाब अल मंडेब होते हुए और भूमध्य सागर सुएज नहर से होते हुए यूरोप से ये यहाँ तक आता है। यूरोप से लेकर के एशिया और मिडिल ईस्ट को ये जोड़ता है। अब ये यूरोप और एशिया के बीच की यात्रा में लगभग 10 से 14 दिन का वक्त लगाता है। रूट से लगभग 12% समुद्री व्यापार होता है और 30% कंटेनर ट्रैफिक इसी रूट पर आते हैं। कच्चा तेल, LNG, दूसरे कंटेनर सामान का तेजी से यहां से परिवहन होता है। दूसरी तरफ अफ्रीका के दक्षिणी छोर केप ऑफ गुड होप से होकर के दूसरा रास्ता गुजरता है। ये दूसरा रास्ता है जिब्राल्टर स्ट्रेट के बाद, जो कि ईरान से होकर के जाता है, यूरोप तक जाता है। मेडागास्कर और हिंद महासागर इसके रास्ते में पड़ते हैं और ये इसीलिए लंबा रूट हो जाएगा। अब दूसरी तरफ सुएज नहर वाले रास्ते के मुकाबले ये रास्ता लंबा हो जाता है क्योंकि इसे मेडागास्कर से होकर के जाना होगा, हिंद महासागर से होकर के गुजरना होगा, अफ्रीका को पूरा क्रॉस करना होगा। सुएज की तुलना में 42% यहाँ से दूरी अधिक हो जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और वक्त दोनों ही बढ़ जाएगा। समुद्री लुटेरों के हमलों और हूती लड़ाकों के आतंक से ये जगह सुरक्षित हो सकती है एक बारी के लिए, लेकिन यहाँ पर जो बार बार मौसम परिवर्तित होता है समुद्र में, उस लिहाज से यहाँ बहुत वक्त तक रहना सही नहीं होगा। रास्ता लंबा है, ईंधन की खपत और ज्यादा हो जाएगी। ईंधन लेकर के निकला हुआ जहाज और ईंधन की आवश्यकता में फंस जाएगा। लंबा रास्ता होने के कारण ज्यादा समय तक मौसम पर निर्भरता हो जाएगी और समुद्र में बहुत वक्त तक निर्भरता ये अच्छी नहीं है व्यापार के लिहाज से। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।